Hey everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे कोई भी बोर्ड से आप पढ़ना चाहें, सीबीएसई, एमपी या यूपी बोर्ड। ओके, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप सैंपल पेपर की ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट, जो हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, जहां हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट कर लिया था और पढ़ा था इसके अंदर सिर्फ दो ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी? जो कि बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल कहते हैं ना, वो गठबंधन की सरकार वाली कहानी जिनकी थी। किसकी बात मैं कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं हाइपोथैलेमस और हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की, राइट। तो इन दोनों की जो गठबंधन वाली सरकार थी वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ 3 से 4 और भी ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी वो ग्लैंड्स होने वाली है, चलो देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर जिसे हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, थाइमस एंड एड्रेनल ग्लैंड। इतना आज हमें पढ़ना है, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रेनल ग्लैंड। 5 ग्लैंड आपको आज पढ़नी है और इनके कंप्लीट, ठीक है, कहां से क्या ये रिलीज करती हैं, क्या वो करता है, ठीक है, किस चीज को वो अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये सारी की सारी कहानी आप इन 5 ग्लैंड्स के बारे में आज पढ़ लोगे। समझ आई कहानी? ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का फ्लो होने वाला है। पीनियल ग्लैंड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए हो बात को? तो चलो फटाफट से उठा लो अपनी नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी, अपना हाइलाइटर, अपना पेन, सब कुछ, और पहली फुर्सत में कर दो सेशन को लाइक और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड से पढ़ना, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड पढ़नी है भाई। 5 तो आज ही पढ़ेंगे, 2 कल पढ़ चुके हैं, कितनी हो गई? 7। अभी और भी बाकी हैं जो आएंगी पार्ट 3 में। ठीक है, अभी और भी बाकी हैं जो आएंगी पार्ट 3 में। चलो आज की बात करते हैं मैम, आज की। चलो भाई आज की बात करते हैं। Pineal gland is located on the dorsal side of forebrain। ठीक है, forebrain के dorsal side पर ये pineal gland पाई जाती है। ओके, कहाँ पाई जाती है मैम? forebrain। forebrain तो मैम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रेन के जितने पार्ट पढ़े हैं, बार बार हम सिर्फ forebrain को ही क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये forebrain के ही आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सारी लोकेशन फोरब्रेन के अराउंड ही क्यों चलती है? क्योंकि भाई सबसे बड़ा रीजन तो उसी का है ना। आप ये समझो कि मेजर एरिया, बड़े बड़े लार्ज जो पार्ट्स हैं वो सब उसी के तो हैं। सेरिब्रम कितना बड़ा है, पूरा का पूरा रीजन उसने कवर करके रखा है। और उसकी जो स्टेम लाइक, जो उसका जो पूरा एक स्टिक लाइक जो स्ट्रक्चर है, वहां पर पूरा आपका मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और उसके ही दोनों पार्ट्स, ठीक है, वो सब कुछ वहीं पे लोकेट कर रहा है। तो जो बड़ा रीजन है आप उसी के आसपास ऊपर नीचे वाली लोकेशन बताओगे। मेजर रीजन को कवर करता है ब्रेन के, कौन? फोरब्रेन। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही टिक करना है। ब्रेन के सारे पार्ट्स में, अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, विच पार्ट कवर्स द मेजर रीजन ऑफ इट? तो वो कौन है? वो है आपका फोरब्रेन। और फोरब्रेन में भी अगर आप बात करो कि उसका भी मेजर पार्ट कौन सा है, तो दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, दैट इज सेरिब्रम। चलो आ जाओ। पीनियल ग्लैंड जो है वो डोर्सल साइड पर लोकेटेड है फोरब्रेन के। ओके, अब ये सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसे आप मेलाटोनिन कहते हो। शुरू हो गई है कहानी। ठीक है, कल वाली क्लास में भी आपने ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स के नाम सुने थे, आज भी बस अब शुरू हो गई है कहानी मेलाटोनिन से, और अब तो सुनते ही जाओगे। ठीक है, वो कहते हैं ना मैम झड़ी लग गई है, अब तो बरसती रहेगी। तो बस देखो, पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, और पीनियल जो है ये सिक्रीट करती है एक हार्मोन मेलाटोनिन को। ठीक है, ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है विच इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। क्या करता है ये? दिस प्लेज
a very important role in the regulation of a 24-hour diurnal rhythm of a body. हमारी बॉडी का जो एक पूरा का पूरा 24 आवर्स का रिदम चलता है ना, इस रिदम को, ठीक है, इसको रेगुलेट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेलेटोनिन का। पूरा 24 आवर्स साइकिल जो हमारी लाइफ की या लाइफ की कह लो या हमारी डेली बॉडी की एक्टिविटीज की जो साइक्लिक प्रोसेस चलती है, इस पूरे 24 आवर्स के रिदम को मेंटेन करने का काम ये मेलेटोनिन करता है। एंड फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, कौन से नॉर्मल रिदम्स की हम बात कर रहे हैं? 24 आवर्स में ऐसा कौन सा साइकिल के रिदम की हम बात कर रहे हैं? जैसे कि हमारा नॉर्मल साइकिल है, ठीक है, स्लीप एंड वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर। In addition, melatonin also influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle, as well as our defense capability. ये सारी ही चीजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा होता है, चाहे वो हमारा स्लीप वेक साइकिल हो, ठीक है, सोने जागने का साइकिल हो, चाहे वो हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो, चाहे वो बात करें हमारे मेटाबॉलिज्म की, चाहे वो बात करें हमारे पिगमेंटेशन की, चाहे आप देख लो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर बात करो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी, हर एक तरह के आपके जो पूरा 24 आवर्स का रिदम साइकिल है, इसको ये मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ आई इतनी बात? मेलेटोनिन की कहानी। ठीक है, किसने सिक्रीट किया है? ये पीनियल ग्लैंड ने। कहाँ थी ये पीनियल? ये थी डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन पर लोकेटेड। अब देखो दूसरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ है ये? आपकी वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो आपका वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड और ट्रैकिया के बीच आप देखोगे इस तरीके से आपको ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, वोकल कॉर्ड और ट्रैकिया के बीच आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर नजर आ रही है। और ये थायराइड ग्लैंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपने ये टर्म बहुत इजीली सुना होगा, आप सब ने ये टर्म बहुत इजीली, मतलब ऐसा कुछ इसमें बहुत रेयर टर्म नहीं है कि आप इसको बुक में ही सुन रहे हो। बहुत ज्यादा आपने कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रिलेटिव के लिए, किसी ना किसी आपके फैमिली में किसी भी आपके अपने रिलेटिव के लिए या किसी भी बड़े बुजुर्गों के लिए सुना होगा। वैसे तो ये उतना ज्यादा पता है, ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्गों को ही हो, कई सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारी मतलब मिडिल एज्ड वुमेन्स हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि थायराइड हो गया है। ठीक है, थायराइड हो गया है, अरे इनको तो जब देखो स्वेलिंग बनी रहती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अरे वो आंटी को ना थायराइड है। ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये टर्म आपने जरूर सुना होगा, उसके कॉमन सिम्टम्स आपने सुने होंगे कि आंटी को ऐसा हो जाता है, वो चाची को ऐसा हो जाता है, इनको वैसा हो जाता है, इसलिए होता है मम्मा क्योंकि इनको ना थायराइड हो गया है। ठीक, तो ये वाली जो टर्म है ये तो आपने पहले भी सुनी होगी, ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ बुक में ही पढ़ रहे हो। अब ये थायराइड हो गया है, ये आपने एज अ डिजीज, एज अ डिसऑर्डर, एज अ बीमारी सुना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एक ग्लैंड है। राइट, तो आप इसको रिलेट करते हैं कि इसका ये थायराइड हो गया है, इससे क्या लेना देना है। देखो जरा, ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें दो लोब होते हैं, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। इसके जो दो लोब हैं वो ट्रैकिया के आइदर साइड पर लोकेटेड है। ठीक है, ये एक लोब और ये एक लोब, इस तरीके से इस थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स हैं जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड पर लोकेटेड है। ठीक है, these are located on either side of the trachea and both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue जिसे isthmus कहते हैं। और ये दोनों ही लोब्स एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, एक काफी थिन फ्लैप से कनेक्टेड है, जिसे आप isthmus कहते हो। ये isthmus वर्ड आपने इससे पहले भी बहुत जगह सुना है। कहाँ कहाँ सुना है जल्दी बताओ? ये isthmus वर्ड आपने इससे पहले भी बहुत जगह सुना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक सी स्टडी अगर आप करोगे क्लास 12th में, या फिर अगर आप बात करोगे कि फेलोपियन ट्यूब के बारे में अगर आपने सुना हो,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो आपको पता होगा कि वहां पर भी एक पोर्शन होता है, एक रीजन होता है, पार्ट होता है उसका, जिसे इस्थमस कहते हैं। इसके अलावा भी आपने इसे कहाँ सुना है, अगर आपको याद है तो फटाफट से जरा दिमाग चलाओ, फटाफट से जरा दिमाग चलाओ। इस्थमस कहाँ सुना है आपने? और ये जो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रही हूँ, क्या आपने इसके बारे में सुना हुआ इससे पहले? इस्थमस कहाँ सुना है? फटाफट से जरा पता करो, बताओ किस किस को कहाँ के बारे में पता है कि हाँ इस्थमस और कहाँ होता है। इस्थमस के बारे में बताओ जल्दी से, फटाफट से पता करके कमेंट बॉक्स में जरा बताएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो भाई, दोनों लोब्स जो हैं वो एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप इस्थमस कहते हो। एंड द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे जुड़ी हुई, किससे बनी हुई है? थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, ठीक है? फॉलिकल्स की और स्ट्रोमल टिश्यूज की बनी हुई है। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। हर एक थायराइड का जो फॉलिकल है वो फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ है, जिसमें होती है क्या? कैविटी। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड जो है वो किसकी बनी हुई है? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड किसकी बनी हुई है? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू। और हर एक थायराइड फॉलिकल जो है, ये जो फॉलिकल्स की बनी हुई है ना और हर एक थायराइड फॉलिकल जो है वो बना हुआ है जिन सेल्स का, उन सेल्स को आप कह दोगे फॉलिकुलर सेल्स। और इनके अंदर है क्या? एक कैविटी, ठीक है? इसके अंदर है क्या? कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक? अब इसके आगे बात करें, इसके आगे बात करें कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जिन्होंने इन फॉलिकल्स को, थायराइड फॉलिकल्स को बनाया है, ये फॉलिकुलर सेल्स दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं। दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T4 एंड ट्राइआइडोथायरोनिन या T3, ठीक है? T3 एंड T4 हार्मोन, ऐसे ज्यादातर याद रखा जाता है इसे। T3 एंड T4 ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? ये होते हैं थायराइड ग्लैंड की सेल्स से। थायराइड ग्लैंड की सेल्स कौन सी हैं? फॉलिकुलर सेल्स, राइट? थायराइड ग्लैंड की सेल्स कौन सी हैं? फॉलिकुलर सेल्स। ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रही हैं? सिंथेसाइज कर रही हैं। किसे कर रही हैं? दो हार्मोन्स। कौन से दो? T3 एंड T4। T3 क्या है? T4 क्या है? T3 का मतलब ट्राई और T4 का मतलब टेट्रा। बाकी तो सेम ही है। ये देखो, ट्राई और टेट्रा के बाद तो सेम है ना, आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन, ठीक है? ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, क्लियर? और टेट्रा वाले को आप थायरोक्सिन भी कहते हो, टेट्रा वाले को थायरोक्सिन भी कह दोगे, ठीक है? तो मेनली आप याद रखो कि ट्राई और टेट्रा, ठीक है? ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ओके? ऐसे याद रखोगे, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक? ये होते हैं सिंथेसाइज कहां से? फॉलिकुलर सेल्स से। किसकी? थायराइड की, ओके? चलो, तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन जो है ये बहुत ही एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड में हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है? जो हार्मोन का सिंथेसिस है, किसकी बात कर रही हूं मैं? इस थायराइड के अंदर हार्मोन्स का सिंथेसिस कराने का जो रेट है, ठीक है? जितने हार्मोन सिंथेसिस होने चाहिए, जितने अमाउंट में होने चाहिए, जिस स्पीड से होने चाहिए, उस रेट को, ठीक है, उस रेट को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, उस रेट को नॉर्मल बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है? आयोडीन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक चुटकी आयोडीन की कीमत तुम नहीं जानते, पर थायराइड ग्लैंड जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ सिंथेसिस है हार्मोन्स का, वो इसी से नॉर्मल मेंटेन रहता है। उसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। किसके लिए? थायराइड के लिए, ओके? Deficiency of iodine in a diet results in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland, commonly called as goiter. ठीक है? क्या बात की हमने? हमने ये बात की कि मैम अगर किसी के लिए आयोडीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मतलब डेफिनेटली अगर आयोडीन की डिफिशियंसी आई तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी, डेफिनेटली होगी। वो क्या है कि अगर आयोडीन डिफिशियंसी होती है हमारी डाइट में तो
हमारा जो थायराइड है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और रिड्यूस वाले, ठीक है, लेस वाले केस में हाइपो वाला टर्म आता है। कौन सा आता है, हाइपो। और एक्सेस वाले, ठीक है, इंक्रीज वाले केस में कौन सा टर्म आता है, हाइपर। क्लियर है ना इतनी बात। देखो जब भी हम बात करें कि किसी चीज का लेवल क्या हो रहा है, किसी चीज का सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस सिंथेसाइज हो रही है कोई चीज, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाइपर वर्ड यूज करते हैं। ये मैं सिर्फ थायराइड के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं जनरली बता रही हूँ आपको कि ये टर्म यूज होता है, राइट, हाइपर। और अगर मैं बात करूं कि किसी का रेट ऑफ सिंथेसिस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लो हुआ है, तो वहां पर कौन सा टर्म यूज होता है, उस केस में टर्म यूज होता है हाइपो। हाइपो, हाइपर और हाइपो। हाइपर हमेशा आप ये समझ लो कि अगर आपके 4-5 दोस्त बैठे हैं आप लोग, ठीक है, आपने क्या किया, किसी को ऐसा ऑफेंसिव सा जोक मार दिया, अब वो तो ऑफेंड हो गया, ठीक है, तो उसने क्या करा, हाइपर होके बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और आपको बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। आप बोल गए चल चल चल, हाइपर मत हो ज्यादा, ठीक है, हाइपर मत हो ज्यादा, नॉर्मल हो जा, बैठ जा, ठीक है, ठंड पा। तो ये जो आप हाइपर वर्ड यूज करते हो, क्यों करते हो, कि ओवर रिएक्ट कर रहा है भाई तू, ठीक है, इतना भी बड़ा जोक नहीं था, चलता है इतना दोस्तों में, राइट। आप क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाइपर। तो ये हाइपर याद रखना कि ये इंक्रीज को बताता है, किसी चीज को ओवर होना बताता है, एक्सेस बताता है, राइट, एक्सेस बताता है ये कि भाई एक्सेस रिलीज हो रही है कोई चीज, ठीक है, एक्सेस की जा रही है किसी चीज की, अति की जा रही है किसी चीज की। और यहाँ क्या बताता है, ये लो अमाउंट बताता है, ठीक है ना, कि क्या हो गया है, अमाउंट जितना होना चाहिए था उससे भी रिड्यूस, उसमें आप यूज करते हो हाइपो, ठीक है, हाइपो। तो यहां पर इसके, किसके, थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल सिंथेसिस को बनाए रखने के लिए, रेट ऑफ सिंथेसिस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए आयोडीन बहुत बहुत जरूरी है। और जब ये आयोडीन का लेवल अगर रिड्यूस हो जाएगा या आपकी बॉडी में आयोडीन डिफिशियंसी आएगी तो क्रिएट होगा एक डिसऑर्डर, एक प्रॉब्लम, एक गड़बड़, जिसे आप कहोगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर कहानी, क्या कहोगे, हाइपोथायरॉयडिज्म and enlargement of the thyroid gland commonly called as goiter. क्लियर कहानी, क्लियर कहानी। हाइपर और हाइपो याद रखना, ये सिर्फ आपको थायराइड ग्लैंड के लिए नहीं, ये आपको बायोलॉजी में कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे टर्म, किसी भी चैप्टर के हर जगह ये टर्म आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि हाइपर हमेशा एक्सेस बताता है, ओवर रिएक्ट करने को बताता है, और हाइपो हमेशा कम रिएक्ट करने को बताता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म आपने पढ़ा, प्रेगनेंसी के वक्त अगर ये होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है तो इससे क्या होगा, इससे डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, मतलब क्रेटिनिज्म इसे कहते हैं, ठीक है, क्रेटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होगी, इंटेलिजेंस लो होगी, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन होगी और डीफ म्यूटिज्म, ठीक है, ये सारी चीजों के होने के चांसेस होते हैं। देखो ध्यान से क्या क्या फैक्टर्स बताए हैं। सी देखो, अगर किसी लेडी में, ध्यान से सुनना, देखो अगर किसी लेडी को अगर पहले से ही क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसके बाद फिर वो कंसीव करती है, तो उस केस में भी क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है, आयोडीन डिफिशियंसी पहले से ही है, तो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज जो है ग्रोइंग बेबी में होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। और अगर किसी लेडी ने प्रेगनेंसी के वक्त अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर उसे हो गया, पहले नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त हो गया, तो भी डिफिशियंसी तो है ना यार, तो तब भी ये सारे चीजों के होने के चांसेस, ये सारी एबनॉर्मलिटीज ग्रोइंग बेबी में होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है कहानी। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी में, तो वो जिस बेबी को कैरी कर रही है उस बेबी में ये सारे इश्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इंटेलिजेंस कोशेंट लो हो सकता है, एबनॉर्मल सी स्किन हो सकती है, या फिर डीफ या म्यूटिज्म भी हो सकता है कि वो सुन ना पाए या बोल ना पाए। ओके। एडल्ट वुमेन्स में हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर।
एडल्ट वुमेन की अगर हम बात करें, अगर उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है कि उनके अंदर आयोडीन डिफिशिएंसी है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो लेस रिलीज हो रहे हैं, है ना, थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो लेस सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एडल्ट वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इररेगुलर हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इररेगुलर हो जाती है इसी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। किसमें? एडल्ट वुमेन्स में। ठीक, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अगर इस थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormones increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism. क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था। अभी आपको सिर्फ लो वाली बात कर रहे थे, अब एक्सेस वाली बात कर रहे हैं, तो आपको नाम अपने आप से ही बना लेना था कि मैम लो वाले में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कहा था तो एक्सेस वाले में क्या कहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। कुछ नई बात है क्या? नहीं है ना? हाइपरथायरॉयडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली अफेक्ट करती है। किन कंडीशंस में? ध्यान से सुनो। जब अगर या तो थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाए? कैंसर हो जाए। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है या फिर उसमें कुछ नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नोड्यूल्स, कुछ ऐसे मास ऑफ सेल्स, कुछ ऐसा एबरेशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, या तो कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में या फिर अगर उसमें नोड्यूल्स क्रिएट हो जाएं, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर बन जाती है तो जो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है, सिंथेसिस है, वो इंक्रीज हो जाएगा बिल्कुल एबनॉर्मल, एकदम एबनॉर्मल हाई रेट्स पे। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा इसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और इससे कॉज होगा क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म आप इसे कहोगे। हमेशा याद रखना, जैसा मैंने अभी बताया, एक्सेस मतलब किसी चीज के ओवर होने पर, जिसकी जितनी जरूरत ही नहीं है, जो बिल्कुल अति है और अति से दिक्कत होनी ही है। तो अति में जब कोई चीज होगी, एक्सेस जब होगा, तो आप हमेशा हाइपर वर्ड यूज करते हो बायोलॉजी में। तो देखो आ गया टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म, जब क्या हो? एक्सेस रिलीज हो हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड के, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द कैंसर इन द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। इससे होगा क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म होने से बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्ट हो जाएगी। इस हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होगा? बॉडी की फिजियोलॉजी पूरी अफेक्ट हो जाएगी, राइट। एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर है, इसका मतलब क्या है? ये हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है। इसमें भी सिक्रीशंस एक्सेस होते हैं, बहुत अति में होते हैं। और ये होता कब है? ये तब होता है जब थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए? एनलार्ज हो जाए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए? एनलार्ज हो जाए, बड़ी हो जाए। प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है ना? ये अगर एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर अगर देखा जाएगा, जिसे आप हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक काइंड कह सकते हो, अगर ये होता है तो उससे क्या क्या होगा? उससे जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट होगा, वो एनलार्ज हो जाएगी। आई बॉल्स जो है वो काफी ऐसी प्रोट्रूडिंग सी होंगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। वेट लॉस होगा, और इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स अब ऐसे आ गए हैं जिन्हें आपको जरूर 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 हाईलाइट करना है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि चाचा मामा की शादी में जरूर आना है, वैसे ही इनको हाईलाइट जरूर करना है। ठीक है, कौन से? ग्रेव्स डिजीज। किसे कह रहे हो आप? फॉर्म है ये हाइपरथायरॉयडिज्म का ही, कुछ अलग कहानी नहीं है। नाम क्या है अगर मेनली देखा जाए तो? एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। ठीक, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपने देखा था कि, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपने देखा था कि हमने क्या कहा था? गॉइटर। यहां क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं यहां पर हम? ग्रेव्स डिजीज, एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म तो है ही। ये तीन टर्म आपने यहां देखे। अब यहां पर इससे पहले हमने कौन से टर्म्स देखे थे? इससे पहले हमने देखे थे ये गॉइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। और
हॉर्मोन्स के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए, टेट्रा और ट्राया, ठीक है, ट्राया आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। आइडो वर्ड से ही याद रखना कि आयोडीन जरूरी है, आइडो वर्ड से याद रखना आयोडीन जरूरी है इनके लिए, ठीक है। इनका रेट ऑफ सिंथेसिस अगर आप चाहते हो कि रेगुलर मेंटेन रहे तो इसके लिए आयोडीन आपकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में होना जरूरी है, ठीक। चलो, तो ये तो हो गए कुछ टर्म्स हमारे। अब बढ़ते हैं आगे। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए। एंड दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। और ये हॉर्मोन्स जो इसके थायराइड के हॉर्मोन्स है ना आपके T3, T4, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स आरबीसी फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के, एंड ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हॉर्मोन्स, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना के रखता है और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन जिसे आप थायरोकैल्सिटोनिन कहते हो। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है जिसे आप थायरोकैल्सिटोनिन कहते हो, TCT। क्या कहते हो? थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। और क्या करती है ये? थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है जिसे आप थायरोकैल्सिटोनिन कह रहे हो। T3 और T4 के अलावा वाली बात कर रहे हैं हम, T3 और T4 के अलावा वाली बात कर रहे हैं हम कि एक प्रोटीन हार्मोन को भी सिक्रीट कर रही है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है, ब्लड और कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है, ठीक। अब बात आई आपकी नई ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड की। आज हमें 5 ग्लैंड्स पढ़नी थी, 2 हम पढ़ चुके हैं। पीनियल बहुत ही छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट था, थायराइड थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा कह सकते हो कि इलैबोरेटिव था। पैराथायरॉयड अब आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड ग्लैंड ये हमारी हो गई। देखो पैराथायरॉयड कहाँ पाई जा रही है? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, सी एक तरीके से आप ये कह लो कि ये तो स्पॉट्स है मैम थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही कहीं, थायरॉयड ग्लैंड के आसपास ही कहीं उसी रीजन में पाए जाने वाले ये तो स्पॉट्स हो गए मैम। क्या है ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। क्या है ये? ठीक, पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो समझते हैं इसे, क्या है ये? ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। हमने देखा था ना कि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो ट्रैकिया के आइदर साइड पे क्या है, 2 लोब बनाती है। जैसे हम उसके फ्रंट साइड पे देखें, उसके फ्रंटल साइड पे हम देखें, वो जो ट्रैकिया जहां दिख रही है हमें, फ्रंटल साइड से इसने क्या बनाए थे, 2 लोब्स बनाए थे, ठीक। अब इन 2 लोब्स में से अगर मैं आपको बताऊं कि पैराथायरॉयड की लोकेशन कहां है, तो पैराथायरॉयड कहां दिख रहा है आपको? पैराथायरॉयड आपको दिख रहा है थायरॉयड के पीछे, ठीक है, हर एक लोब में, ठीक है, हर एक लोब में 2, टोटल कितने? 4, हर एक लोब में 2, टोटल कितने? 4, ठीक है। इसे हम लोब में डिवाइड कर देते हैं रेड से। उसके बाद एक बार जरा आप देखो इस डायग्राम को, भाई ये रेड का मतलब पीला कब से होने लगा दुनिया में, ठीक है। इस तरीके से इसकी लोकेशन है, देखो एक बार, क्लियर है? चलो लोकेशन थायरॉयड ग्लैंड आपने बताई कि ट्रैकिया के आइदर साइड पर 2 लोब्स आपने इसके बता दिए। दोनों लोब कनेक्टेड कैसे थे याद रखना, एक बहुत ही थिन कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप था, ओके। अब इस तरीके से अगर दोनों लोब कनेक्टेड है तो उसके पीछे वाले रीजन, ट्रैकिया के पीछे वाले रीजन से अब बताओगे किसकी लोकेशन? पैराथायरॉयड ग्लैंड की, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको दिख रही है हर लोब में 2, हर लोब में 2, टोटल कितने? 4, ठीक है, टोटल कितने? 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है 4 है, कहां पर? थायरॉयड के पिछू, 1 पेयर इन ईच 2 लोब। The parathyroid gland secrete a peptide, रेड कलर नहीं, ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड करती क्या है मैम?
चार चार मिलके करती क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या, पेप्टाइड हार्मोन मतलब मैम प्रोटीन वाला, हाँ प्रोटीन वाला। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, एक प्रोटीन हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन को ये सिक्रीट करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स करती हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड को अपन ग्लैंड नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे ग्लैंड्स, क्यों, क्योंकि ये हैं चार, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये करती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट। ये अच्छा यार कि इसका नाम सेम ही है, याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। पी टी एच लगा दो बस यहाँ पे, हार्मोन, खत्म। The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions. यहां भी कैल्शियम का रोल है। इसके जो लेवल्स हैं, इसका जो सिक्रीशन है पीटीएच का, पैराथायरॉयड हार्मोन का, कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेट करते हैं सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, कि कैल्शियम आयंस कितने सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसे ही क्या, हाँ। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच जो है ये इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन लेवल्स इन द बॉडी, इन द ब्लड, राइट, हाँ। ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल्स को ये इंक्रीज करता है, कौन करता है, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज करता है। आगे देखते हैं, PTH acts on bones and stimulate the process of bone resorption. ये हमारी बोन्स पर एक्ट करता है। आप सबको पता है कि जो कैल्शियम आयंस है, ठीक है, इनके बिना तो आपकी हड्डियां, आपका स्केलेटल सिस्टम, इनकी तो कोई मतलब मजबूती ही कैसे बनी रहेगी मैम, ठीक है, कैसे इनका काम चलेगा, कितना इंपॉर्टेंट इनका, इनके साथ क्या है, एसोसिएशन है बोन्स के साथ। तो बोन की बात यहाँ पर आ रही है, ध्यान से सुन लेना कि पीटीएच क्या करता है, हमारी बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है हमारी बोन रिजॉर्प्शन को, मतलब डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन को, ठीक है, बोन्स के डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन को ये करता है रेगुलेट, ठीक है। PTH also stimulates reabsorption of calcium ions by the renal tubules and increases calcium absorption from the digested food also. Okay, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैल्शियम आयन है तो उसको बचा के रखना है इसको, क्योंकि इसका काम कैल्शियम आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड में ये कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करता है और हर जगह से कैल्शियम आयन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है पूरी बॉडी में, कहीं पे भी हो, पूरी बॉडी में, जैसे कि किडनीज, राइट, किडनी जो है हमारे, किडनी में पाए जाने वाले रीनल ट्यूब्यूल, किडनी कैसी है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन है ना, ट्यूब ही ट्यूब तो होते हैं उसमें, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, सब क्या होते हैं, ट्यूब ही ट्यूब होते हैं। तो पूरी की पूरी ट्यूब्यूलर ऑर्गन में, ठीक, ये क्या करता है, जो कैल्शियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन है उसे स्टिमुलेट करता है, कि भाई वहां से भी कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराना है, जो इतना सारा, ढेर सारा मासिव अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है ना किडनी में, इस रीअब्जॉर्प्शन में कैल्शियम आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो, इस बात को ये मेक श्योर करता है, कैल्शियम आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो, इस बात को ये मेक श्योर करता है। द पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस by the renal tubules, renal tubules के थ्रू कैल्शियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ये कराता है, and increases calcium ion absorption from the digested food, और डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को ये कराता है, एब्जॉर्प्शन को कराता है। मतलब आप ये समझो कि ब्लड में कैल्शियम आयन आएंगे कहां से आएंगे, जो फिल्ट्रेट है उससे भी रीअब्जॉर्ब करा लो, जो डाइजेस्टेड फूड बन रहा है उसमें से भी एब्जॉर्ब कर लो, हर जगह से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कर करके और ब्लड में मिक्स कराओ। तो मतलब ब्लड में ये जो कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जो यहाँ पर कहा, वो कैसे कर रहा है, पूरी बॉडी में जहां जहां कैल्शियम आयन मिले सबको ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसने संभाल रखा है फॉर कैल्शियम आयंस। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। पैराथायरॉयड हार्मोन ने पूरा डिपार्टमेंट संभाल रखा है कैल्शियम आयंस का। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को ये इंक्रीज करता है और ये इसके लेवल को इंक्रीज करवाने का काम कर रहा है, इसलिए आप इसे हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहते हो।
कैसा कहते हो, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्या कर रहा है, फिर से एक्सेस करा रहा है ना, इंक्रीज करा रहा है किसको, कैल्शियम आयन को, तो इसे कैल्सिमिक कहोगे, राइट। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हो पीटीएच को। कभी भी कोई भी नींद में उठा के पूछे कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा है दुनिया में, तो आप कहोगे पीटीएच। इसमें कौन सी बड़ी बात है। Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body। और TCT के साथ साथ ये हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये TCT के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखने का काम भी बहुत अच्छे से करता है। चलो भाई, डन है, जल्दी बता दो एक बार कमेंट करके, डन है, बताओ बताओ बताओ। पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, क्लियर है इतना। पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड क्लियर है। 3 ग्लैंड्स हो चुकी है हमारी, 3 हो चुकी हैं, थाइमस और एड्रेनल बची है, 3 हो चुकी हैं, पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक। अब बची हैं बस 2, थाइमस और एड्रेनल, आज के लेक्चर में से, राइट। थाइमस और एड्रेनल ग्लैंड, बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है। फटाफट से पहले कमेंट करोगे, उसके बाद ही मैं आगे बताऊंगी। अब उसके बाद ही हम थाइमस स्टार्ट करेंगे। कमेंट करो फटाफट से। चलो स्टार्ट करें थाइमस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड है क्या, ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ओके। कहां होता है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। समझ आई बात। थाइमस कहां है, देखो थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, एक लोब जैसा स्ट्रक्चर है। कहां पाई जाती है, लंग्स के बीच में, ठीक है, स्टर्नम के पीछे, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा, और अयोर्टा के वेंट्रल साइड पे, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा एंड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स। मतलब आपको लेफ्ट, राइट, ठीक है, और फ्रंट और बैक, इस तरीके से, ठीक है, सब बता दिया पोजीशन। लेफ्ट पे क्या है, एक लंग, दूसरे साइड पे है दूसरा लंग, यहाँ पे क्या है स्टर्नम, और यहाँ पे क्या है वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा, और बीच में हो गई कौन, थाइमस। क्लियर रखोगे ऐसे, क्लियर रखोगे ऐसे, एक साइड पे लेफ्ट लंग, एक साइड पे राइट लंग, एक साइड पे वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा, और एक साइड पे आपका स्टर्नम आगे, और बीच में क्या, थाइमस। इस तरीके से थाइमस पाई जाएगी। अब बात करें अगर कि ये करेगी क्या, क्या करेगी ये इन सब के बीच में बैठकर, इट प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अच्छा, वैसे पढ़ा तो है ये आपने, पढ़ा तो है ये आपने, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। आपको पता है क्या कि हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो हमारे लिए सबसे लड़ता है, फाइटिंग करता है, ठीक है, और इस सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम कहते हो। ये इम्यून सिस्टम जो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थाइमस का, थाइमस ग्लैंड का। इम्यून सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थाइमस ग्लैंड का। क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन्स को, ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स थाइमोसिन्स को सिक्रीट करती है। और ये थाइमोसिन्स करते क्या है, ये थाइमोसिन्स करते क्या है, सी दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड एज थाइमोसिन्स। और ये थाइमोसिन्स करते क्या है, बताओ बताओ बताओ, क्या करते हैं ये थाइमोसिन्स। चलो थाइमस स्टार्ट करते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है ये, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जा रहा है, लंग्स और स्टर्नम के बीच में, ठीक है, लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे और वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा के आगे,
ठीक इस तरीके से बीचों बीच फंसा हुआ। समझ गए ना इसकी कहानी? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इम्यून सिस्टम में और सिक्रीट कर रहा है पेप्टाइड हॉर्मोन्स थाइमोसिन्स को। इसके बाद बढ़ते हैं अब अपन आगे इस थाइमस की कहानी में। ये थाइमोसिन्स क्या कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये वाला टर्म आपने पहले भी सुना हुआ है, इम्यून सिस्टम की बात हमने की ना, ये टर्म आपने पहले भी सुना हुआ है, टी लिम्फोसाइट्स। क्या कर रहा है ये टी लिम्फोसाइट का? थाइमोसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है क्या इतनी कहानी? देखो ये इम्यूनिटी का जितना भी पूरा आपका फंडा है ना, ठीक है, ये आपका जो भी इम्यून सिस्टम का फंडा है पूरा, ये आप पढ़ोगे आपकी कक्षा 12वीं में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे आपकी कक्षा 12वीं में, इम्यून सिस्टम का पूरा फिनोमिना क्लास 12th में पढ़ोगे भाई। ठीक है, कक्षा 12वीं क्लास 12th में आप इस चीज़ को समझोगे कि आपको कैसे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो आपको बचाता है सारी डिजीजेस से, कैसे इसमें वैक्सीन्स का पूरा फिनोमिना चलता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस कैसे जनरेट होते हैं, किस तरीके से बॉडी पूरा इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी वेरियस इन्फेक्शन से वो एनकाउंटर करती है उनसे कैसे डील करती है, कैसे आपको बचाती है आपकी बॉडी। ओके, ये आप वहां पढ़ोगे, वहां आप समझोगे कि क्या आपका लिम्फोसाइट्स का क्या रोल है और आपका पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, क्लियर है क्या कहानी? ये आपको वहां पे पढ़ना है पूरा। टी लिम्फोसाइट्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी नीचे लिखा हुआ है, ये जितने भी रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये सब की कहानी है क्या? एक बार एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, बिल्कुल फटाफट सा, क्विक सा। ठीक है, क्या होता है, आपकी बॉडी का पूरा जो फाइटिंग वाला मैकेनिज्म है तो मैंने बता ही दिया। इस फाइटिंग वाले मैकेनिज्म में आपको पता है रोल होता है किस किस का। एक पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, WBCs होती हैं। ठीक है, और क्या होता है मैम, ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। रिस्पॉन्स जनरेट करने का मतलब कुछ नहीं है, कोई भी, ठीक है, खतरा पैदा करने वाला इंसान कोई भी आ गया, ठीक है, कोई भी माइक्रोब आ गया, कोई भी पैथोजन आ गया, बॉडी उसे डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट करके उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी को बनाएगी, बना के उसको मार देगी। ठीक है, एक बार में जब उसको वो एनकाउंटर करेगी तो भाई उसको टाइम लगेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। प्राइमरी थोड़ा स्लो होता है, सेकेंडरी थोड़ा फास्ट होता है। तो ऐसी इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। ये आपका क्लास 12th का पूरा टॉपिक है, बट यहाँ पर क्योंकि टर्म्स इन्वॉल्व हैं, देखो ये जितने भी सिस्टम आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे सिस्टम में जितनी भी चीजें आप सुन रहे हो, ये सब कुछ आपको क्लास 12th में काम आएगा, तो तब आपको ये फिर एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता कि एज इट इज बिल्कुल बैठा रहे दिमाग में, एक बार फिर से रिवाइज करना ही होता है और मैं भी करवाती हूँ, इसीलिए करवाती हूँ। जब मैं क्लास 12th पढ़ाती हूँ ये चीजें आपको वहां पर रिवाइज करनी ही पड़ती है। ओके, तो अभी आप समझ लो कि इम्यूनिटी से जुड़े हुए ये सारे टर्म्स हैं और उनसे जुड़ा हुआ इसका पूरा का पूरा रोल है। किसका रोल है? रोल है थाइमस का, कि ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस, थाइमोसिन्स जो है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी प्रमोट करते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडी को आप ये समझ लो कि आपको लड़ना है, आपके पास लड़ने के लिए पूरी फौज है, पर फौज के आप बस आपस में जाके ऐसे चाटे मारती रहेगी, बुशुम बुशुम करती रहेगी। भाई हथियार चाहिए ना, राइट? हथियार चाहिए, तो हथियार बनाना, और उस हथियार को आप क्या कहोगे? एंटीबॉडी कहोगे। तो इस हथियार बनाने की प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को प्रमोट करता है थाइमोसिन्स का होना, और ये प्रोवाइड करता है आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी। Thymus is degenerated in old individuals resulting in a decreased production of thymosin। ये जो थाइमस है ये क्या हो जाता है, ओल्ड इंडिविजुअल्स में धीरे धीरे एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, ये डीजनरेट होने लगता है। थाइमस की कहानी में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये डीजनरेट होने लगता है। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ेगी थाइमस डीजनरेट होने लगेगा। थाइमस जहां डीजनरेट हुआ तो अब आप समझो कि ये सारी प्रोसेस को कराएगा कौन? ये सारी प्रोसेस कराएगा कौन? थाइमोसिन को कौन सिक्रीट करेगा? थाइमस ही कर रहा था। थाइमस ही डीजनरेट हो गया तो थाइमोसिन्स जो है उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा।
डिक्रीज होने लगेगा तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ने लगता है, राइट। कहते हैं ना कि ओल्ड एज में आके इन सब चीज़ों से, इन बीमारियों से, यंग एज होती तो लड़ भी लेते, ओल्ड एज में आके लड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती है, बॉडी में इतने सारे चेंजेस आने लगते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है ओल्ड पर्सन का वो वीक होने लगता है इन सारे चेंजेस की वजह से। ओके, लास्ट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पर आते हैं। देखो लास्ट ग्लैंड आ गई हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई खाने पीने की चीज रखी है यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दो, ये है आपकी राजमा, नहीं, राजमा जैसी किडनी, ठीक है, बीन शेप्ड किडनी, और उसके ऊपर पाया जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड। उसके ऊपर पाया जा रहा है कौन? ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये राजमा जैसी आपकी किडनी और उसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये राजमा जैसी आपकी किडनी और ये उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप यहाँ, तो आपको ये एक एक्यूमुलेशन की तरह नजर आ रही है ना, ऐसा लग रहा है किडनी के ऊपर कुछ जम गया है, और इसको अगर आप अब अंदर से देखोगे तो ये है कैसी, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जो इसका आउटर मोस्ट रीजन है इसे आप क्या कह दे रहे हो? कॉर्टेक्स, और इनर रीजन को आप क्या कह दे रहे हो? मेड्यूला। आप बोलोगे मैम ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला ऐसे क्या फेवरेट टर्म है क्या साइंटिस्ट के? इन्होंने हर ऑर्गन को ये नाम दे दिया है। ओवरी देखो तो उसमें कॉर्टेक्स मेड्यूला, ठीक है, किडनी देखो तो उसमें कॉर्टेक्स मेड्यूला, एड्रिनल ग्लैंड देखो तो उसमें कॉर्टेक्स मेड्यूला, जहां देखो कॉर्टेक्स और मेड्यूला। क्या है, क्या ये फेवरेट टर्म है क्या? यार आप एक काम करो ना, इसको ऐसे जनरली याद कर लो। हमेशा आप देखोगे जो इसका, ठीक है, लाइनिंग वाला आउटर मोस्ट जो रीजन है ना, बाहर तरफ वाला, उसी को कॉर्टेक्स कहा है, और जो इनर वाला रीजन है उसी को मेड्यूला कहा है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, यही होता है हमेशा। तो ऐसे समझ लो, आउटर कॉर्टेक्स और एड्रिनल ग्लैंड के टर्म में यूज कर रहे हैं हम, तो ये क्या कहलाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। कहानी क्लियर? चलो आगे समझते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड, और बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। पेयर क्यों? क्योंकि हमारे पास किडनी भी तो दो हैं, दोनों किडनी पर इसी तरीके से ये एक्यूमुलेशन की तरह दिखाई देगी आपको, ठीक है, दोनों किडनी पर। तो वी हैव वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, एक पेयर है हमारे पास, ठीक है, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, ठीक है, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट पर, ठीक है, कहां होगी? एक एड्रिनल ग्लैंड होगी। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और ये दो तरह के टिश्यूज से बनी हुई है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को आप कहोगे एड्रिनल मेड्यूला, और आउटसाइड वाले को कहोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, ठीक 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 है ना। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात और पार्ट्स की बात। अब आते हैं मेन बात पे, करेगी क्या? मेन बात पे आते हैं कि करेगी क्या है, क्यों बॉडी में? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison's disease. ये क्या आ गया? Addison's disease. देखो क्या है ये, समझो। जब हॉर्मोन्स का अगर अंडर प्रोडक्शन होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि इसका पूरा रीजन है ना, अंदर वाला, ठीक है, इसका रीजन पूरा आउटर वाला, मेम्ब्रेन टाइप का, कवरिंग कह लो जिसको आप, आउटर लाइनिंग कह लो, अगर इससे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन से होगा क्या? जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगा, आपका वीकनेस को ये कॉज कराएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो डिजीज होगी उसे आप एडिसन्स डिजीज कहते हो। ये आप इस तरीके से याद रखो कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होता है, मतलब लेस होता है, ठीक है, तो एडिसन्स डिजीज होनी है। एड्रिनल मेड्यूला क्या करती है? दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। एड्रिनल मेड्यूला क्या करती है? दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड से सिंपल हो गया एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं,
ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा कॉमन सा हार्मोन है, इतना कॉमन सा हार्मोन है कि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं भी होता है और इवन जो स्टूडेंट अभी नहीं भी है, ठीक है, जिसको अभी नहीं याद है ये सारे टर्म्स कुछ भी, तो भी उसे पता है कि भाई एड्रेनलिन रिलीज नहीं हुआ मेरी बॉडी में। ऐसे कहीं ना कहीं जनरली ये वर्ड यूज किया जाने लगा है। कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है किसी को पता है? किसी को पता है एड्रेनलिन कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? समझोगे? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका फंक्शन क्या है, ये हार्मोन करता क्या है। पहले फंक्शन समझो, आप अपने आप समझ जाओगे कि जनरली लोग इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो पहले आपको इसका फंक्शन समझना पड़ेगा कि ये करता क्या है। देखते हैं। देखो, पहले एक बार ऐसे समझ लो कि जो अगर हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा, वीकनेस कॉज करेगा, ठीक है, थकान महसूस होगी और डिजीज को आप कहोगे एडिसन्स डिजीज। एड्रेनल मेड्यूला दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलाइन को आप एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन इन दोनों को कहते हो। फंक्शन पर अगर अपन आएंगे तो फंक्शन क्या है? अच्छा, कॉमनली इन्हें कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, ठीक है, कॉमनली। तो आप समझो कि चीज वही है, नाम टर्म आपने कितने सुन लिए? 5 सुन लिए, ठीक है। एड्रेनलिन, एपिनेफ्राइन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्राइन। कलेक्टिवली या कॉमनली क्या कह रहे हैं इन्हें? कैटेकोलामाइंस, ठीक। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations and are called as emergency hormones. फिर से एक और नाम, emergency hormones और hormones of fight or flight, ठीक है, लड़ने या डर के भागने, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है, लड़ने या छूमंतर हो जाने में आपको क्या चाहिए? आपको ये हार्मोन चाहिए, ठीक है। तो देखो, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं? ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। अब वो किसी भी चीज की चिंता हो रही है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्टेक्स्ट। क्या करते हैं लोग? मान लो स्टूडेंट्स की चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, ठीक है, वो कह रहे हैं यार अभी तक एड्रेनलिन रिलीज नहीं हो रहा, क्या बात है, एग्जाम आने वाला है, मुझे तो चिंता ही नहीं हो रही। इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। बोलता अरे यार मेरा तो अभी तक एड्रेनलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, एग्जाम आने वाला है, थोड़ी चिंता विंता हो जाए तो मैं पढ़ लूं, हो ही नहीं रही। फिर ऐसे करते करते उसको एग्जाम के 2 दिन बाकी हैं, अरे यार एड्रेनलिन थोड़ा थोड़ा ही रिलीज हो रहा, थोड़ा ज्यादा हो जाता तो ज्यादा चिंता होती तो मैं ज्यादा पढ़ लेता, हो ही नहीं रहा। एक दिन पहले, अरे यार बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है यार, अब तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है, अब तो चिंता ही चिंता हो रही है, अब पढ़ाई कैसे करूं, अब इतनी चिंता हो रही है कि अब तो पढ़ाई नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस टर्म को यूज करते हो। अगर आपने नहीं सुना था तो आप इसे कर सकते हो, इससे आपको याद भी रहेगा कि एड्रेनलिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी बॉडी में कब सिक्रीट होता है, in response to stress of any kind and during emergency situations, ठीक है। emergency situations में इसे आप इन्हें क्या कहते हो? emergency hormones भी कहते हो, क्योंकि emergency वाली situation में secrete हो रहे हैं। hormones of fight और flight भी कहते हो। These hormones increase alertness, ये आपके अंदर alertness को increase करते हैं, ठीक है। पिपलरी डायलेशन को secrete cause करते हैं, ठीक है। पाइलोइरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, जो आप कहते हैं ना कि बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक। स्वेटिंग, ठीक है, डर के मारे पसीना आने लगा, बहुत ज्यादा अलर्टनेस, बहुत ज्यादा चिंता से पसीना आने लगा। तो किसी इंसान को अगर बहुत ज्यादा चिंता होती है, हर बात पे वो टेंशन नहीं लेता है, बात बात पे उसके रोंगटे खड़े हो गए, बात बात पे उसकी आंखें ऐसी बिल्कुल ऐसे डायलेट होते जा रही हैं, बात बात पे वो क्या कर रहा है कि अरे मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, बिल्कुल पूरा बॉडी से उसको आपको स्वेट आता हुआ नजर आ रहा है। आप बोलो कि यार तेरा एड्रेनलिन कुछ ज्यादा ही सीक्रेट नहीं होता है, थोड़ी ठंड रखा कर, थोड़ा काम रहा कर, कुछ ज्यादा ही एड्रेनलिन सिक्रेट नहीं हो रहा तेरी बॉडी में। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। हमेशा याद रहेगा कि क्या होता है, ये रिस्पॉन्स देता है किस वक्त, किस रिस्पॉन्स में जनरेट होता है? स्ट्रेस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके रिस्पॉन्सेज ऐसे ही आते हैं, यही दिखते हैं कैरेक्टर, ठीक है। बाल खड़े हो गए, आंखें चौड़ी होती जा रही हैं, टेंशन हो रही है, पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा अलर्ट है बॉडी, हर चीज से फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट अलर्टनेस, राइट। ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये याद रखनी है। टर्म्स बहुत सारे हैं, देखो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे बढ़े
5, then 6, then 7, then 8. ओके, इतने टर्म्स हैं यहाँ पर पूरी सिमिलर एक ही चीज को पढ़ने के लिए, एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ने के लिए, इसके हार्मोन का नाम जानने के लिए, और अलग अलग कॉमन नेम जानने के लिए, और प्रोसेस जानने के लिए। ठीक है, 7 to 8 टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो आपको जरूर 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 पढ़ने हैं। जलूल जलूल आना है चाचा मामा की शादी में। देखो, एड्रेनल ग्लैंड के अब हार्मोन पर आते हैं अपन फटाफट से। ये जो दोनों हार्मोन है ये हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं। भाई डर के मारे धड़कन बढ़ जाती है ना। Strength of heart contraction and the rate of respiration increases adversely. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. ठीक है, अब क्योंकि आप बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्टिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप अलर्टनेस दिखाते हो, बहुत ज्यादा आप एक्टिवली कुछ चीजें सोच रहे होते हो, बहुत ज्यादा आप एक्टिव दिखाते हो अपने आप को, तो ज्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट की वजह से आप बहुत तेज तेज सांसें लेने लगते हो। बहुत तेज तेज सांसें लेते हो तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ आपको चाहिए बहुत सारी एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, ये जो है क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टिमुलेट कर देगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को, कि भाई जल्दी जल्दी तोड़ो, जल्दी जल्दी एनर्जी दो, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, शायद मैंने ग्लूकोज कहा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, और ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और साथ साथ ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन भी कराएंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन के साथ साथ ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन भी कराएंगे। तो आप बस ऐसी वो सिचुएशन इमेजिन कर लो जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, ठीक है, प्रेशर में हो, एग्ज़ाम के बिल्कुल पहले आपको बहुत भूख लग रही है, एनर्जी चाहिए आपको बहुत सारी, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, बहुत आप अलर्ट हो, एकदम बिल्कुल नींद नहीं आ रही रात भर। क्यों? क्योंकि अलर्टनेस इतनी बढ़ गई है, स्ट्रेस इतना हो रहा है, राइट। तो उन केसेस में ये सारी कंडीशंस आपकी बॉडी के अंदर और बाहर ये सारे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे होते हैं। क्लियर है क्या कहानी? ये सब कुछ आपका एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। सब कुछ, पूरी कहानी ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इसे आप 3 लेयर में डिवाइड करते हो। इसकी जो जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर लेयर, जो कॉर्टेक्स रीजन था ना, बढ़िया मोटी सी लेयर दिख रही थी, उसको भी फर्दर आपने 3 लेयर में डिवाइड किया है। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर है, जोना फेसिकुलेटा जिसे मिडल लेयर कहते हो, और जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ये आउटर लेयर है। ये ग्लोमेरुलोसा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा मैम ये तो किडनी के अंदर पढ़ा था हमने, ग्लोमेरुलस है ना, लगेगा ऐसा कि मैम ये तो ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर पड़ा था, वही वाला टर्म है। हाँ, टर्म सेम है। यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ यूज हो रहा है ये इनर लेयर ऑफ, किसके लिए? कॉर्टेक्स के लिए। कॉर्टेक्स को आपने 3 लेयर में डिवाइड किया। सबसे पहले आपने बोला जो जोना रेटिकुलरिस है, ठीक है, इनर लेयर। उसके बाद आपने बोला जोना फेसिकुलेटा, ये मिडिल लेयर है। फिर बात आई सबसे आउटर लेयर की कॉर्टेक्स की, विच इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ये क्या है? इसकी आउटर लेयर है। 3 लेयर में डिवाइड किया। एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करती है कई सारे हार्मोन्स जिन्हें आप कॉर्टिकॉइड्स कहते हो, ठीक है, मेड्यूला के तो देख लिए। अब कॉर्टेक्स भी कई सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जिन्हें आप कॉर्टिकॉइड्स कहते हो। क्या कहते हो? कॉर्टिकॉइड्स कहते हो। कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिकॉइड्स। And the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids. वो corticoids जो कि carbohydrate metabolism में involved हैं उन्हें glucocorticoids कहते हैं, ठीक है। The corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called as glucocorticoids. वो कॉर्टिकॉइड्स जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, इन्हें आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हो। ठीक, टर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर आप टर्म्स से याद रखोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। टर्म्स जो मैं कह रही हूँ बार बार के इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, आपको ना प्रोसेस याद रहती है, आपको लगता है कि हाँ एड्रेनल ग्लैंड मैंने समझ लिया, फंक्शन मैंने समझ लिया। दिक्कत कहाँ आ जाती है? जब आपसे किसी ने ऐसे बिल्कुल टर्म पूछ लिया कि जोना रेटिकुलरिस क्या है, राइट?
जोना रेटिकुलरिस क्या है, कौन सी लेयर है? तो भाई ये इनर लेयर है, किसकी? एड्रेनल कॉर्टेक्स की। एड्रेनल में भी, एड्रेनल ग्लैंड में भी कहाँ? उसके कॉर्टेक्स की इनर लेयर है। फिर जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? किडनी के टर्म्स में पूछ लिया, किडनी के आसपास कहीं जोना ग्लोमेरुलोसा पाई जाती है क्या? आप सोचोगे कि वो ग्लोमेरुलस से रिलेटेड तो नहीं है, राइट? तो आपको क्या बताना है कि भाई किडनी से नहीं, ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है। एड्रेनल ग्लैंड में भी कहाँ? कॉर्टेक्स, उसकी भी क्या? आउटर लेयर है। इस तरीके से आपको टर्म्स को याद रखना पड़ेगा कि क्या किससे कनेक्टेड है। ओके, चलो, हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी cortisol is the main corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in a body are called as mineral corticoids, ठीक है, या mineralocorticoids। देखो, हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अभी बताया ना हमने कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, तो उसे क्या कहोगे आप? उसका एक आपका मेन एग्जाम्पल किसका है? कॉर्टिजोल का, ठीक है, ये क्या है? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब अगर बात करें अपन कॉर्टिकॉइड्स की, तो ये करते क्या है? ये हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखते हैं। कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखते हैं, और उन वाले, ठीक है, ऐसे वाले कॉर्टिकॉइड्स को आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, आयंस होते हैं, यही तो है। तो इन्हें आप क्या कहते हो? ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हो। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। एल्डोस्टेरोन क्या है? ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का। एल्डोस्टेरोन बहुत सुना होगा, ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जो है वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं फिर से। ये देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं फिर से कि ये करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कर क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होगा? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड, इन सब का ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन, इन सब को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाले ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइपोलाइसिस, और प्रोटियोलाइसिस कौन सी प्रोसेस हो गई? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन सारे ब्रेकडाउन्स को स्टिमुलेट करते हैं, चाहे वो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, चाहे वो लाइपोलाइसिस हो, चाहे वो प्रोटियोलाइसिस हो, ठीक। एंड इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और क्या करते हैं? जो सेल्यूलर अपटेक है और यूटिलाइजेशन है अमाइनो एसिड्स का, उसे इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने का मतलब होता है उसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, रोकना, ठीक। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Cortisol involved है cardiovascular system को maintain करने के लिए as well as the kidney functions, और kidney functions को भी regulate करता है, ठीक है। Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney functions. Cardiovascular system as well as kidney functions को ये maintain करता है। कौन करता है? Cortisol करता है, ठीक है। कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है। देखो, आपने कॉर्टेक्स के हार्मोन और मेड्यूला के हार्मोन, ठीक है, आपने एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स के हार्मोन और मेड्यूला के हार्मोन दोनों को देखा। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के हार्मोन कहां पर किसे क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। किसका क्या नाम है ये समझा? ओके, चलो देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल की अगर हम बात करें, जो हमने कहा ना कि मेनली आप इसी के बारे में पढ़ते हो, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक। जो एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन वर्ड मैंने आपको हमेशा से बताया है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन के लिए किसी भी डिजीज में यूज किया जाता है टर्म आइटिस।
जैसे अगर मैं कहूँ ब्रोंकाइटिस, तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई होते हैं, राइट, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइज होते हैं ना, ब्रोंकाई क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेट, मतलब स्वेल हो जाएंगे, तो क्या कहोगे आप इसे, ब्रोंकाइटिस। तो ये आइटिस वर्ड जहां पर भी यूज हो रहा है समझ जाना, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, ठीक। तो जितनी भी एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं, इनको प्रोड्यूस करना इसका काम है, और सप्रेस करता है ये इम्यून रिस्पॉन्स को। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल जो है वो हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन जो हमने देखा, ये एक्ट करता है मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स है ना, उन पर ये मेनली एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है वहां पर जो इतना सारा बल्क में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस रीअब्जॉर्प्शन में ये किसको रीअब्जॉर्ब कराना मेनली अश्योर कर रहा है। जैसे हमने अभी देखा था कि भाई वो कैल्शियम आयन के लिए पूरा का पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा था, कौन, पैराथायरॉइड। यहां पर क्या हो रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयंस, ठीक है, कि क्या करो, सोडियम आयन और वाटर को तो रीअब्जॉर्ब कर लो और किसे एक्सक्रीट करवा दो, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयंस को, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन को रेगुलेट या स्टिमुलेट कर रहा है कौन, रीनल ट्यूब्यूल्स में एल्डोस्टेरोन, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स में एल्डोस्टेरोन इस चीज के लिए अपना असर दिखा रहा है। 10 इसीलिए जो एल्डोस्टेरोन है ये हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीजों को मेंटेन करके रखने में एल्डोस्टेरोन ने अपना रोल प्ले किया। कुछ अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कुछ बहुत ही लेस अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी सिक्रीट होते हैं, विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, जो कि एक्सियल हेयर्स के ग्रोथ में बहुत रोल प्ले करते हैं, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ में ये रोल प्ले करते हैं, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ में ये रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। किसका रोल है ये सारा का सारा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का, ठीक, किसका रोल है ये सारा का सारा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का रोल है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इनका काफी स्मॉल अमाउंट ही जो है वो बहुत है क्या करने के लिए, ये मेक श्योर करते हैं कि क्या हो भाई, एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स और फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो सके, ठीक है। कहां से ये सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, ओके। कहां से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। देखो एक बार जरा, कोई डाउट है क्या इतने में? एड्रिनल ग्लैंड में थोड़ी सी कहानी इसकी सबसे ज्यादा लंबी थी, जितने भी हमने आज ग्लैंड्स पढ़े। कहां से स्टार्ट किया था हमने पीनियल ग्लैंड से हमने स्टार्ट किया। पीनियल ग्लैंड के बाद हमने देखा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद हमने देखा अपना पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड के बाद अपन आए थाइमस के ऊपर जो पूरा इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। फिर आए हम एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबी कहानी हमने एड्रिनल ग्लैंड की ही पढ़ी है और बहुत सारे टर्म्स भी यहाँ पर पढ़े हैं। एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, कॉर्टेक्स जिसकी भी फर्दर 3 लेयर पढ़ी है आपने, ठीक है, आउटर, मिडिल एंड इनर। देन आपने पढ़ा है इसका पूरा सेंट्रल रीजन, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक। इस तरीके से आपने इसके काफी सारे, ठीक है, हार्मोन्स, लेयर्स, जोन्स, ठीक है, उनके फंक्शंस, रेगुलेशंस, इन सब के बारे में समझा। आज हमने सिर्फ ये 5 ग्लैंड्स पढ़ी हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं, तो हमारी हो गई टोटल 7 रिमेनिंग ग्लैंड्स। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की जो भी आपकी रिमेनिंग अब ग्लैंड्स हैं उन सब को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने का रीजन ये है कि टर्म्स बहुत सारे हैं,
ठीक है, टर्म्स बहुत सारे हैं, सब पहली बार सुने हैं, हॉर्मोन्स बहुत सारे हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा करके क्या करते चलो, बिल्कुल नोट डाउन करते चलो, नोट्स बनाते चलो और रिवाइज करते चलो। ठीक, एक साथ सारा पढ़ लेते तो शायद समझ नहीं आता और एक साथ इतने सारे टर्म्स ग्रास्प नहीं कर पाते, तो थोड़ा थोड़ा करके चंक्स में, ठीक है, बाइट बना बना के छोटे छोटे खाएंगे, बढ़िया तरीके से खाएंगे, ठीक है, प्रॉपर च्यू करके खाएंगे, मतलब नोट्स बनाते चलेंगे और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें पार्ट 3 में रिमेनिंग ग्लैंड्स को पढ़ना है और इस ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करना है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, बहुत सारे अभी भी आपको पढ़ना बाकी है, तो क्या करना, बाकी मत छोड़ना कुछ भी। इस लेक्चर को चाहे तो आप 2 से 3 बार देखना, लेकिन पूरा का पूरा नोट जरूर बना लेना। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो भाई लाइक जरूर करना है, शेयर करना है सारे दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे भी जरूर बताना है, अदरवाइज सिर्फ दोस्तों को बता दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करना भाई, कोई भी लेक्चर कहीं भी दिक्कत आए तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आप निकाल लोगे, क्लास 11th बायोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जरूरत है ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करने की तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां से सब कुछ अवेल कर सकते हो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।